सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशंस एक ऐसा वक्त जिसे लीगल फ्रेटर्निटी और पॉलिटिकल लैंडस्केप में कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। हमेशा से इस वक्त को लेकर क्रिटिसिज्म और डिबेट्स छिड़ी ही रहती हैं। केसेस की पेंडेंसी, केस हियरिंग में डिलेज और लूजिंग ऑफ पीपल ट्रस्ट और पता नहीं क्या क्या। कई प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन समर वेकेशंस का डिफेंस किया। उनमें से कुछ ने पूरी कोशिश भी की कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा केस हियरिंग्स हो पाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हालांकि जहां 2025 का समर भी कुछ पहले जैसा होता, वहीं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के जाने और आने के बीच में कुछ ऐसे जजमेंट्स और चेंजेस देखने को मिले हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर बदल दी और इस बार समर सेशन कुछ अलग ही दिखाई पड़ा। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट की इस समर सेशन की रिपोर्ट, आइए जानते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 24 मई 2025 तक का ये समर सेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। एक ऐसा दौर जहां न सिर्फ कुछ बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों का जवाब दिया गया, बल्कि न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लीडरशिप ट्रांजिशन भी सामने आए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑफिशियल सीजन कैलेंडर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे 4 सीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है: स्प्रिंग, समर, मॉनसून और विंटर। इस समर सीजन का ये हिसाब किताब दिखाता है कि कोर्ट ने अपने 34 वर्किंग डेज में किस तरह देश के सबसे गहरे कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों को एड्रेस किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल सारनाथ लायन कैपिटल लोगो वापस लिया, जो DY चंद्रचूड़ के टेन्योर में चेंज किया गया था। साथ ही ग्लास पार्टीशंस को भी हटा दिया गया, जो पहले आर्किटेक्चरल फ्लो को डिसरप्ट कर रही थी। कोर्ट ने वेकेशन बेंचेस को भी पार्शियल वर्किंग डेज कहकर रीनेम कर दिया, एक सिंबॉलिक स्टेप लेकिन डीपर रिफॉर्म के संकेत के साथ। इस 7 वीक में कोर्ट ने 21 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट की। टोटल 87,721 मैटर्स अब भी पेंडिंग है, जिसमें 25 जज बेंच मैटर्स, 5 7 जज बेंच मैटर्स और 3 9 जज बेंच मैटर्स शामिल हैं। अब अगर बात करें उन फैसलों की जो इस समर सुप्रीम कोर्ट के टॉप हाइलाइट्स रहे, तो अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई एक धमाकेदार जजमेंट के साथ। 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के पॉकेट विटो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर का बिल्स को इंडेफिनेटली रोकना आर्टिकल 200 के तहत इलीगल और एरोनियस है। गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम, बेंच ने कहा, और ये भी क्लैरिफाई किया कि या तो एसेंट देना होगा या सजेशंस के साथ वापस भेजना होगा या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा, लेकिन चुपचाप डिले करना अलाउड नहीं है। ये जजमेंट इतना इम्पैक्टफुल था कि 13 मई को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने खुद आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा। 14 सवालों के जवाब चाहिए थे एसेंट प्रोसेस के लिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी इस जजमेंट पर काफी नाराजगी जताई और इसे जुडिशियल ओवररीच तक कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत बिल्स को एसेंटेड मान लिया, एक ऐसा कदम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को री-इमेजिन करता है। इसी दौरान 30 अप्रैल को आई एक और लैंडमार्क जजमेंट, गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4:1 मेजोरिटी में ये कहा कि कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई करने का। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 34 और 37 के तहत मेजोरिटी बेंच ने रीजन दिया कि ये पावर इम्प्लिसिट है कोर्ट्स के सेट असाइड अथॉरिटी में और ये अवॉइड करता है अनड्यू हार्डशिप, प्रोसीजरल डिलेज और एडिशनल कॉस्ट। मॉडिफिकेशन इज नॉट अकीन टू एन अपील, उन्होंने क्लैरिफाई किया और कहा कि पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट को ऑल्टर करने की डिस्क्रिशन कोर्ट्स के पास होनी चाहिए। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी भी दी गई, लेकिन जस्टिस KV विश्वनाथन ने डिसेंट किया और कॉशन किया कि ये मिनिमल जुडिशियल इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करता है और इंटरनेशनल इन्फोर्सिबिलिटी पर असर डाल सकता है। अप्रैल के महीने में एक और बहुत ही डिबेटेड इशू उठकर आया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। 16 अप्रैल से कोर्ट ने इस एक्ट के खिलाफ कई पिटीशन सुननी शुरू की। पिटीशनर्स का कहना था कि ये एक्ट मुस्लिम रिलीजियस राइट्स को वायलेट करता है, स्पेशली वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट हटाकर और वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी को अलाउ करके। यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्ट का डिफेंस किया और बोला कि रजिस्टर्ड वक्फ एसेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को थोड़ा डिफर किया और सेंटर को 1 हफ्ते का समय दिया जवाब देने के लिए। पिटीशनर्स ने इसे होलसेल टेकओवर कहा, लेकिन जजमेंट ऑन इंटरिम रिलीफ 22 मई तक रिजर्व हो गया। ये हियरिंग पब्लिक इंटरेस्ट का एक सेंटर बन गई थी। मीनवाइल कोर्ट के अंदर भी काफी कुछ चल रहा था। 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हुए और उनकी जगह जस्टिस BR गवई ने ली। इस लीडरशिप ट्रांजिशन के साथ कोर्ट में नए रंग आए। 3 नए जजेस, जस्टिस AS चंदूरकर, जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस विजय बिश्नोई 30 मई को बेंच का हिस्सा बने। पूरे 10 दिन के लिए कोर्ट अपने फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ
34 जजेस पर था, जब तक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी 9 जून को रिटायर नहीं हुई। लेकिन उन्होंने 16 मई के बाद कोर्ट नहीं लिया, वेकेशन से पहले ही सर्विस कंप्लीट कर ली। इसी सीजन में ट्रांसपेरेंसी पर एक नया कदम भी उठाया गया। 1 अप्रैल को एक फुल कोर्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जजेस अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली। ये स्टेप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, खासकर उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश रिकवरी की न्यूज आई थी। पहली बार 5 मई को 33 में से 21 जजेस के एसेट स्टेटमेंट्स पब्लिकली रिलीज किए गए। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस लेवल पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई। डेजिग्नेशन पर भी एक मेजर रूलिंग आई। 13 मई को जितेंद्र अलियास काला वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली केस में 3 जजेस की बेंच ने सीनियर एडवोकेट्स को डेजिग्नेट करने के रूल्स को बदल दिया। पॉइंट बेस्ड सिस्टम और परमानेंट कमेटी को स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन परमानेंट सेक्रेटरीट को रिटेन रखा गया जो फुल कोर्ट को असिस्ट करेगा। कोर्ट ने कहा कि नए रूल्स आने तक कोई नए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नहीं होंगे। ये डिसीजन एडवोकेसी के स्ट्रक्चर में एक बड़ी शिफ्ट था। बेल हियरिंग्स भी इस दौरान स्पॉटलाइट में रही है। 20 अप्रैल को डीएमके के सेंथिल बालाजी को लेकर कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल करने से इनकार किया, लेकिन 23 अप्रैल को उनको हॉब्सन्स चॉइस दिया गया, रिजाइन या बेल खतरे में डाल दो। सेंथिल बालाजी ने भी 27 अप्रैल को रिजाइन किया जब अगला हियरिंग शेड्यूल था। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन देखने को मिला जो दिल को छू गया। एक पॉक्सो कन्विक्ट को 20 साल की सजा मिल चुकी थी, लेकिन विक्टिम जो उस समय टीनेजर थी, उन्होंने कोर्ट से अपील की कि कन्विक्ट की इम्प्रिजनमेंट उनका जीवन और मुश्किल बना रही है। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के यूज करके कंप्लीट जस्टिस की तरफ एक कदम बढ़ाया और कन्विक्ट को छोड़ दिया। ये जजमेंट एक बार फिर दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटी से ज्यादा जस्टिस पर ध्यान देता है। 21 मई को अली खान महमूदाबाद केस छाया रहा। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्हें अरेस्ट के बाद कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जो पोस्ट को होलिस्टिकली असेस करेगी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्रेजोलॉजी पर ध्यान देगी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था महमूदाबाद हैड नो क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन बेंच ने रिमार्क किया कि स्टेटमेंट्स डॉग विस्लिंग जैसी थी। ये एक क्लासिक एग्जांपल था कि स्पीच और सेडेशन के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। पॉल्यूशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत दिल्ली NCR की पॉल्यूशन मॉनिटरिंग चालू रही। कोर्ट ने देखा कि 8 लाख कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई हैं और 20,000 से ज्यादा फाइन्स इशू हुए हैं, लेकिन कंप्लायंस अब भी कमजोर है। कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी पोर्टल रियल टाइम होना चाहिए और क्वार्टरली रिपोर्ट्स मैंडेटरी होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को 30 सितंबर तक पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के 204 वैकेंसीज फिल करने का ऑर्डर दिया गया है, वरना एग्रीवेटेड कंटेम्प्ट माना जाएगा। अगस्त 2024 के ऑर्डर को फॉलो न करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को कंटेम्प्ट नोटिस भी मिल चुका है। ये पॉल्यूशन क्राइसिस एक बार फिर जुडिशियल स्क्रूटनी का सेंटर था। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जर्नलिस्ट अजय शुक्ला के खिलाफ, जिन्होंने एक सीनियर जज के खिलाफ स्कैंडेलियस रिमार्क्स दिए थे यूट्यूब पर। कोर्ट ने बोला कि ऐसे कमेंट्स जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं। वीडियो को तुरंत डिलीट करने के ऑर्डर्स दिए गए। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये समर सेशन सिर्फ डिसीजंस का सीजन नहीं था, ये एक एरा था जहां अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, लीगल क्लैरिटी और पब्लिक फेथ का एक नया बैलेंस तय किया गया। इस गर्मी में कोर्ट ने सिर्फ केस फाइल्स ही नहीं जलाई, बल्कि जुडिशियल कंसाइसनेस को भी और तेज किया। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये समर सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स।